In your NCERT textbook, Unit 8, Standard 12, Lecture number 3, 8.3.3 subtopic Ionization enthalpies regarding d and f block elements. There is an increase in ionization enthalpy along each series of the transition element from left to right due to an increase in nuclear charge which accompanies the filling of the inner d orbitals. आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कोई भी ले लेते हैं, स्कैंडियम का ले लेते हैं तो स्कैंडियम Z = 21, आर्गॉन कोर 3d4s, उसके बाद में 4s2 आ जाएगा और 3d1 आ जाएगा। तो आपको वो याद रखना है, यानी कि इनर जो d ऑर्बिटल है वो फिल अप होने के हिसाब से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, वो याद रखना है। लेफ्ट टू राइट ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज व्हिच accompanies the filling of the inner d orbitals। तो आपको स्टैंडर्ड 11 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो एंथैल्पीज के बारे में, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत सारे डिस्कशन भी किए हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखना पड़ेगा एन इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक रेडियस की जो ऑपोजिट में, यानी कि जो वेरिएशन है वो वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर atomic radius, ऐसा रखना है। From the table, the values of the first three ionization enthalpies of the first series of transition elements, जो values दी गई है, जो first three ionization enthalpies है, यानी कि first ionization enthalpy, second ionization enthalpy और third ionization enthalpy, first series की हम यहाँ पे discuss कर रहे हैं। The values shows that, और जो वैल्यू है वो हमने ऑलरेडी आगे टेबुलर फॉर्म में एक लेक्चर में दी गई थी, वो वैल्यू आप देख लेना, या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ओपन करके वो टेबुलर फॉर्म ओपन करके आप देख लीजिए। दिस वैल्यू शोज दैट द सक्सेसिव एंथैल्पीज ऑफ these elements do not increase as steeply as in case of non transition element, वो इंक्रीज नहीं हो रही, यानी कि बहुत ही इंक्रीज ज्यादा हो नहीं रही, उसका रीजन हम आगे देखेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। These values once again shows that the successive enthalpies of these elements do not increase as steeply as in case of non-transition element, यानी कि non-transition element के जो comparison करें तो वैसे increase नहीं हो रहे। The variation in ionization enthalpy along a series of transition elements is much less in comparison to the variation along a period of non-transition element। तो ये भी सेम सेंटेंस है, तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करनी पड़ेगी। The variation in ionization enthalpy along a series of transition elements is much less, याद रखना, is much less in comparison to the variation along a period of non-transition elements। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पीज हम लगा दे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आपको याद रखना है जो मेटल है कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट ले लो, उसमें से M++ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। M+ पे M+2 बनने से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव गया, उसको सेकंड कहते हैं, वो वैल्यू ज्यादा आएगी, और M+2 M+3+ इलेक्ट्रॉन वो वैल्यू उससे भी ज्यादा आएगी, यानी कि सक्सेसिव इंक्रीज होंगी, वो आपको याद रखना है। फर्स्ट जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उससे ज्यादा सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी आएगी। The irregular trend in the first ionization enthalpy of the metals of 3D series, though of little chemical significance, can be accounted for by considering that the removal of one electron alters the relative energies of 4s and 3d orbitals, यानी कि जो डी शील्डिंग इफेक्ट है वो 4s ऑर्बिटल्स पे इलेक्ट्रॉन इजीली जाएंगे, उसके बाद में 3d ऑर्बिटल्स में जाएंगे, वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो द इरेगुलर ट्रेंड है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेटल्स ऑफ 3d सीरीज दो ऑफ लिटिल केमिकल सिग्निफिकेंस can be accounted for by considering that the removal of one electron alters the relative energies of 4s and 3d orbitals। तो बहुत ही सिंपल है ये, इलेक्ट्रॉन पहले 4s में से रिलीज होगा, उसके बाद में से 3d में रिलीज होगा। As we move from scandium Z = 21 to
Zn, Z is equal to 30. First of all, ns electrons are lost before n-1d electron. जो मैंने बताया वही है. As we move along the period in 3D series, we see that nuclear charge increases from scandium to zinc, but electrons are added to the orbital of inner subshell, that is in 3D orbitals. जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में ऐड होंगे? 3D orbitals में. तो आपको याद रखना है, as we move along the period in 3D series, यानी स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम उस तरीके से जाएंगे, we see that nuclear charge increases. उसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा क्योंकि 4s ऑर्बिटल फिल हो जाएगी. उसके बाद में 3D ऑर्बिटल फिल हो रही है from scandium to zinc, but electrons are added to the orbital of inner subshell, that is 3D orbitals. These 3D electrons shield, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस यहाँ पे, these 3D electrons shield the 4s electrons from the increasing nuclear charge somewhat more effectively than the outer shell electrons can shield one another. याद रखिएगा जो 3D electrons है और उसके बाद 4s electron है, तो from the increasing nuclear charge somewhat more effectively than the outer shell electrons can shield one another. Therefore, the atomic radii decreases. याद रखिए atomic radius क्या होगी? Decreases less rapidly. Decreases होती है लेकिन वो less rapidly, slowly होती है. Thus, ionization energies increases only slightly along the 3D series. मैंने अभी बताया एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों ऑपोजिट बनेंगे, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है. ये डिक्रीज होगी तो ये क्या होगा? इंक्रीज होगी. तो आपको ये याद रखना है. उसके बाद में हम आगे जो डिस्कशन की है वहां पे हम फोकस करेंगे. यहां तक आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए. आयनाइजेशन एंथैल्पी सभी इंपॉर्टेंट है. अभी ये टॉपिक कंटिन्यू है. Ionization enthalpy in the continuing topic. The doubly or more highly charged ions have DN configuration with no 4s electron. doubly का मतलब है +2 चार्ज जो होता है वो, और हाईली चार्ज वो याद रखना है आपको. तो यहाँ पे DN configurations जो है with no 4s electrons, उसमें 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे. A general trend of increasing values of second ionization enthalpy is expected as the effective nuclear charge increases, because one d electron does not shield another electron from the influence of nuclear charge, because d orbitals differ in direction. याद रखना पड़ेगा आपको. यहाँ पे थोड़ा टिपिकल टॉपिक है. जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सपेक्टेड एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज वन डी इलेक्ट्रॉन जो डी इलेक्ट्रॉन है वो डज नॉट शील्ड अनदर इलेक्ट्रॉन, जो दूसरे जो इलेक्ट्रॉन है उसको शील्ड नहीं कर पाएगा फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज. क्योंकि जो 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा तो वहां पे जो न्यूक्लियस है उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी कि अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा. तो आपको याद रखना है इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बिकॉज डी ऑर्बिटल्स डिफर इन डायरेक्शन, क्योंकि डी ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्शन उसकी डिफरेंट है. उस इसके हिसाब से आपको ये जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यूज ज्यादा मिल रही है. However, the trend of steady increasing in second and third ionization enthalpy breaks for the formation of Mn+2 and Fe+3 respectively. आगे हम इसकी डिस्कशन करेंगे. Mn+2 और Fe+3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो D5 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो आपको याद रखना है. Second and third ionization enthalpy breaks for the formation of Mn+2 and Fe+3 respectively. In both case ions have, मैंने अभी बताया, D5 configuration. ऐसे क्वेश्चन आए तो Mn+2 और Fe+3 का
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में लिख दो, उसके बाद में एक्साइटेड स्टेट में लिख दो और उस पे आप डिस्कशन कर सकते हो, तो आपके मार्क्स मिल सकते हैं। तो उस तरीके से भी आप आंसर दे पाओगे, तो आपको वो याद रखना है। तो इन बोथ द केस ions have defined configuration, similar breaks occurs at corresponding elements in the later transition series, यानी कि जो दूसरे ट्रांजिशन सीरीज आती है उसमें भी यही ब्रेक्स हो रहा है। Ionization enthalpy for an electronic configuration Pn as follows. Three terms याद रखनी पड़ेगी आपको। Three terms responsible for the value of ionization enthalpy are, कौन सी है? तो attraction of each electron towards nucleus, जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ कैसा है उस पर डिपेंड रहेगा। रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्सन होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, उस पे रहेगा। और तीसरा है एक्सचेंज एनर्जी। तो आपको ये तीन जो टर्म्स याद रखनी पड़ेगी, व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। तो यहाँ पे जो वैल्यूज जो चेंज हो रही है वो उस पे डिपेंड होगी। फिर से एक बार, अट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सचेंज एनर्जी। अब एक्सचेंज एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एक्सचेंज एनर्जी इज रिस्पांसिबल फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ एनर्जी स्टेट, यानी कि जो पेरेंट एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर आयंस बनेंगे, तो उसके हिसाब से एक्सचेंज एनर्जी रिस्पांसिबल होगी और वो स्टेबल बन जाएगी, यानी कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। आप जानते हो एक्सचेंज एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ पैरेलल स्पिन्स इन द डिजनरेट ऑर्बिटल। याद रखिएगा, पैरेलल स्पिन, पैरेलल और अपोजिट दोनों नहीं, लेकिन पैरेलल स्पिन से उस पे डिपेंड रहेगा। तो एक्सचेंज एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ possible pairs of parallel spins in the degenerate orbitals. When several electrons occupy a set of degenerate orbitals, the lowest energy state corresponds to the maximum possible extent of single occupation of orbital and parallel spins. Hund's principle अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लीजिए, ये सेंटेंस लिखा ही है वहां पे, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल्स, जो हुन्स रूल्स है उसमें लिखा ही है, तो ये सेंटेंस उसी में से लिया है। तो आपको याद रखना है, when several electrons occupy a set of degenerate orbitals, the lowest energy state corresponds to the maximum possible extent of single occupation of orbital and parallel spins. तो आपको याद रखना है, the loss of exchange energy increases the stability. As the stability increases, the ionization becomes more difficult. अगर stability increase हो गई तो उसमें से ions form नहीं कर पाएंगे, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ions नहीं तैयार हो सकते, तो उसके हिसाब से वो difficult हो जाएगा। There is no loss of exchange energy at D6 configuration, क्योंकि D6 में क्या होगा, 5 ऑर्बिटल्स कंप्लीट फील्ड और उसके बाद में जो फर्स्ट है उसमें पैड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो वहां पे आपको ये डिस्कशन याद रखनी है। हम केस स्टडी लेते हैं, इसको केस स्टडी कहेंगे Mn+ और Cr+, जिसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसमें ज्यादा है किसमें कम है। तो यहाँ पे देख लीजिए, Mn+ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, आर्गन कोर 3d54s1, Cr+ का आर्गन कोर 3d54s0, क्योंकि 3d54s1 पेरेंट का होता है, यहाँ पे 3d54s2 पेरेंट का होगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके हिसाब से आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mn+ इज लोअर देन Cr+। याद रखिए, तो क्रोमियम Cr+ की है, उसकी जो एनर्जी वो लोअर होगी, Mn+ की लोअर होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mn+ इज लोअर देन Cr+। उसी तरीके से Fe+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, Mn+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए और डिस्कशन कीजिए। तो आर्गन कोर 3d64s0 और Mn+2 का होगा आर्गन कोर 3d54s0। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Fe+2 इज लोअर देन Mn+2। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, Fe+2 इज लोअर देन Mn+2। क्यों? क्योंकि Mn+2 में 3d5 स्टेबल हो गई, पैरेलल स्पिन्स ज्यादा हो गई, तो एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा हो सकती है, तो जो आयंस फॉर्म नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आयंस फॉर्म कर पाएंगे। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Fe+2 इज लोअर देन दैट ऑफ
Mn+2। तो उसी तरीके से द थर्ड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ Fe इज लोअर देन Mn। ये सेंटेंस हमने प्रूव कर दिया। तो ये केस स्टडी है, ये आपको याद रखनी है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया और थोड़ा अगर यहाँ पे जो टर्म्स दिए हैं which responsible for ionization enthalpy is the value of ionization enthalpy, ये याद रख दिया तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे और जो भी चेंज होगा वो आप उस पे इजीली आप डिस्कस कर पाओगे। तो पहले मैं यही कहूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद रखने की कोशिश कीजिए। अभी ये टॉपिक कंटिन्यू है, आगे भी ऐसे एग्जांपल हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। आयनेशन एंथैल्पी में कंटिन्यू टॉपिक है। द लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस मेटल इज +2। याद रखिएगा जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, यानी कि +2 यानी कि उसका मतलब होता है सेकंड आयनेशन एंथैल्पी। टू फॉर्म N+2 ions from the gaseous atoms, the sum of the first and second ionization enthalpy is required in addition to the enthalpy of atomization। एटमाइजेशन के लिए जो फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एंथैल्पी है उसका जो सम है वो बहुत ही रिक्वायर्ड यहाँ पे है। द डोमिनेंट टर्म इज द सेकंड आयनेशन एंथैल्पी व्हिच शोज unusually high values for chromium and copper where M+ ions have, अगर क्रोमियम और कॉपर का Cr+ और Cu+ ले लेते हो तो D5 and D10 configurations respectively। यह है तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से। तो D5 and D10 configurations respectively according to chromium and copper atom। The value of Zn is corresponding low as the ionization causes the removal of electron from 4s orbital, which results in the formation of stable D10 electronic configuration। यहाँ पे लिख सकते हो Zn, Z is equal to 30, argon core 3d10 and 4s2। ये 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 3d10 हो जाएगा, तो वो स्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। तो Zn+2 के लिए आपको लो आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो लो मिलेगी। The trend in the third ionization enthalpies is not complicated by the 4s orbital, यानी कि जो 4s orbital वहाँ पे पार्ट नहीं लगी क्योंकि 4s orbital में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 3d orbitals में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो वहाँ पे 4s orbitals factors and shows the greater difficulty of removing an electron from the D5 that is Mn+2 ion and D10 that is Zn+2 ions। तो वहां पे d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल पड़ेगा तो उसकी आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। तो आपको याद रखना है। सो द थर्ड आयनेशन एंथैल्पी आर क्वाइट हाई वैल्यूज फॉर कॉपर, निकल एंड जिंक इंडिकेट्स दैट why it is difficult to obtain oxidation state greater than 2 for these elements। तो यहाँ पे जो 2 है उसकी जगह थर्ड आयनेशन एंथैल्पी क्यों यहाँ पे टिपिकल है वो इस पे डिपेंड रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में से नहीं बल्कि 3d ऑर्बिटल से भी रिमूव होगा और 3d ऑर्बिटल में जो पैड होंगे उसके हिसाब से पैड और अनपैड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से वहां पे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू ऑब्वियसली हाई आएगी। तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आयनेशन एंथैल्पी का टॉपिक जो है वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। अब आगे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में ऑक्सीडेशन स्टेट्स का टॉपिक दिया गया है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रह गया, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालिए, पॉसिबिलिटी कीजिए, प्रोबेबिलिटी कीजिए, जो आएगा वो वैल्यू होगी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो यहाँ पे स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक यहाँ पे एलिमेंट्स दिए गए हैं जो फर्स्ट लो के ट्रांजिशन मेटल्स है। तो यहाँ पे स्कैंडियम की आएगी +3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टिटेनियम की आएगी +2 +3 +4, बट +4 इज अ स्टेबल, जो राउंड लगा है वो स्टेबल है। वेनेडियम की आएगी +2 +3 +4 एंड +5, तो +5 वहां पे स्टेबल है। क्रोमियम की आएगी +2 +3 +4 +5 +6, +3 एंड +6 स्टेबल है। मैंगनीज की आएगी +2 +3 +4 +5 +6 +7, +2 और +7 स्टेबल है। Fe की आएगी +2 +3, +2 और +3 दोनों स्टेबल है। कोबाल्ट की आएगी +2 +3 दोनों स्टेबल है। निकल की आएगी +2 और कॉपर की आएगी +2, Zn की आएगी +2, वो भी स्टेबल है। लेकिन इस टेबुलर फॉर्म में आपको याद रखना है जो बीच में जो मैंगनीज है
उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का नंबर है वो ज्यादा है, ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +2 to +7। याद रखिएगा, कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है तो मैंगनीज का जो है वो ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएगा +2 to +7, और बाकी के जो साइड में है स्कैंडियम टिटेनियम और कॉपर जिंक उसका लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव 4s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल में से होता है और इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होता है, इसके हिसाब से स्कैंडियम टिटेनियम और कॉपर और जिंक दोनों में, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लेकिन d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो गया है, इसलिए ये पॉसिबल हो रहा है। तो ये याद रखना है आपको। स्कैंडियम की 2 इज वर्चुअली अननोन, स्कैंडियम 2 यानी कि स्कैंडियम में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो वो वर्चुअली अननोन है। टिटेनियम 4 इज मोर स्टेबल देन टिटेनियम 3 और टिटेनियम 2, आपको याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए और उसमें कंपेयर कर दीजिए। सो टिटेनियम 4 इज मोर स्टेबल देन टिटेनियम 3 और टिटेनियम 2। Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट्स +2 आएगी, आपको याद रखना है। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ रीजनेबल स्टेबिलिटी correspond in value to the sum of s and d electrons up to Mn, यानी कि अब आप देख लीजिए TiO2 है तो ऑक्सीजन का -2 हो गया, 2 2 4, तो यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। VO2 प्लस है, ऑक्सीजन का -2 ले लो, 2 2 4, -4 उस तरफ जाएंगे, +4 हो जाएंगे, +4 +1 +5 हो जाएगा। उसी तरीके से क्रोमेटाइन है, ये परमैंगनेट आयन है तो यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो इस तरीके से फॉलोड बाय a rather abrupt decrease in stability of higher oxidation states, so the Fe 2 or 3, cobalt 2 or 3, nickel 2, copper 1 or 2, zinc 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप जानते होंगे। ये ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी के लिए भी जानी जाती है और ये कंपाउंड भी स्टेबल होते हैं। तो आपको इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट्स में अभी कंटिन्यू टॉपिक है, लेकिन यहाँ तक आपको याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रख के आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दीजिए, जो आएगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, तो उसके हिसाब से आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे जो लेक्चर है कंटिन्यू अभी करेंगे, थोड़ा ही बाकी है, तो यहाँ पे इतना तक आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और अच्छी तरह समझ लीजिए। ओके, नाउ द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, a characteristic of transition elements, arises out of incomplete filling of d orbitals in such a way that their oxidation states differ from each other by unity। अब आप देखिए वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लीजिए, उसमें वेनेडियम 2, वेनेडियम 3, वेनेडियम 4 और वेनेडियम 5, यानी कि जो पहले इलेक्ट्रॉन है 4s में से इलेक्ट्रॉन रिलीज कीजिए, उसके बाद में ये 3 है, यहाँ पे d में से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, यहाँ पे d में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, यहाँ पे d में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो इनकम्प्लीटली फिलिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स है वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ वैरायटीज टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। This is in contrast with the variability of oxidation states of non-transition elements, where oxidation states normally differ by a unit of 2, यानी कि 2 यूनिट से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे देखिए डिफरेंट बहुत ज्यादा हो गया है, तो यहाँ पे ये याद रखना है where oxidation states normally differ by a unit of 2। यहाँ पे देखिए variability of oxidation states are shown in a d block elements group 4 through 10, तो याद रखना है यहाँ पे। Although in the p block the lower oxidation states are favored by the heavier members due to inert pair effect, ये हमने पहले डिस्कस किया है। तो यहाँ पे inert pair effect के हिसाब से the opposite is true in the group of d block, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। Although in the p block the lower oxidation states are favored by the heavier members due to inert pair effect, the opposite is true in the groups of d block। इसका ऑपोजिट यहाँ पे d block में true हो रहा है। For example, in group 6, अब देखिए इसका एग्जांपल, in group 6 MO6 and W6 are found to more stable than chromium 6। ये ग्रुप 6 में आ रहे हैं MO6 एंड W6, MO का मतलब मोलिब्डेनम होता है, W का मतलब टंगस्टन होता है, are found to more stable than chromium 6।
तो यहाँ पे देखिए 10 chromium 6 in the form of dichromate Cr2O7 minus Cr2O7 minus 2 dichromate इसको कहेंगे in acidic medium is a strong oxidizing agent whereas MoO3 and WO3 are not। याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, डाइक्रोमेट आयन है, लेकिन MoO3 और WO3 वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो वो इस तरीके से आपको याद रखना है। एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बॉन्ड है तो Cr2O7-2 है और उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्रोमियम की 6 आएगी, तब को याद रखना है। यहाँ पे लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फाउंड व्हेन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज लिगेंड्स कैपेबल ऑफ pi acceptor character in addition the sigma bonding। जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है और फाउंड व्हेन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पूरा चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर नंबर 9 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें लिगेंड और मेटल दोनों की बात की जाएगी। वहां पे आपको पता चलेगा लिगेंड्स कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर इन एडिशन द सिग्मा बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल याद रखिए एग्जांपल NiCO4 उसको कहेंगे टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। ये इलेक्ट्रॉनिक जो IUPAC नेम है ये आएगा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना चाहिए। तो ये कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे नाम जो नेम है वो टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 और इसका होगा पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। जो नोमेनक्लेचर के रूल्स है उसके हिसाब से ये नेम होंगे। और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कार्बोनिल जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है और न्यूट्रल लिगेंड कभी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, लेकिन वो मेटल को इलेक्ट्रॉन और मेटल्स के पास से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए निकल और आयन का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0 और उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए पाई एक्सेप्टर उसको कहा जाता है। तो उस तरीके से आपको ये टॉपिक याद रखना है। NiCO4 और FeCO5 ये आपको चैप्टर नंबर 9 में आप पढ़ेंगे, तब पता चलेगा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स उसकी क्या होगी, निकल की यहाँ पे 0 होगी और आयन की 0 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोनिल जी ग्रुप है ये कार्बोनिल ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है। तो 0 के हिसाब से यहाँ पे निकल 0 हो जाएगा और आयन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया गया है ये सारा आपने यहाँ पे स्टडी किया। अभी एडिशनल में मैं ये बताऊंगा कि वेनेडियम पेंटोक्साइड जो है वो V2O5 है, तो उस तरीके से वेनेडियम का यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये भी आप जानते हो एक कैटालिस्ट के फॉर्म में यूज होता है इन विच प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो थोड़ा अगर आपने यहाँ पे स्टडी कर लिया तो कंप्लीटली आपको पता चल जाएगा। उसी तरीके से आयन पाउडर भी यूज होता है हेबर्स प्रोसेस में। तो थोड़ा आप आगे जाओगे यानी कि सरफेस केमिस्ट्री में जाओगे या यहाँ पे मेटलर्जी में जाओगे या पी ब्लॉक में जाओगे तो ये स्टडी आपने कर दिया है तो वो क्यों आता है आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। अब आगे का टॉपिक जो एनसीईआरटी का टॉपिक है वो हम लर्न करेंगे। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स और आयनाइजेशन एंथैल्पी ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो रहा है। इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और उसको अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए। थैंक यू।